हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2023 सीडीपी टॉप 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 2। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 कर चुके हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, आज का पहला क्वेश्चन। किसी बालक की समस्या के कारणों का ढूंढने में निम्नलिखित में से सबसे कम उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है? प्रयोगात्मक, व्यक्ति इतिहास, निरीक्षण, परीक्षण। जब हम व्यक्ति इतिहास के बारे में बात करते हैं तो व्यक्ति की सारी हिस्ट्री हम जानते हैं, तो ये अच्छी बात है। परीक्षण करते हैं, टेस्ट उसका लेते हैं, ये भी अच्छी बात है, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। उसका निरीक्षण करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, उसके बारे में अच्छी जानकारी मिलती है। प्रयोगात्मक जो होता है सबसे कम उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व संरचना की सही कोटि है। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व संरचना की सही कोटि क्या है? इदम अहम, अति अहम, इदम अहम, इदम अहम, अति अहम, अहम इति अहम, इदम अति अहम, अहम। तो पहले इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फ्राइड ने पर्सनालिटी के 3 पार्ट बताए। फ्राइड ने जो सिद्धांत दिया है, फ्राइड ने सिद्धांत जो दिया है कौन सा दिया? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। कौन सा? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत फ्राइड ने दिया है। ठीक है। इन्होंने पर्सनालिटी के, व्यक्तित्व के यानी कि 3 पार्ट बताए। पर्सनालिटी के 3 पार्ट बताए। पर्सनालिटी के कौन कौन से? आईडी, ईगो, सुपर ईगो। आईडी को इदम बोलते हैं हिंदी में, ईगो को अहम बोलते हैं, अहम, और सुपर ईगो को पराअहम या अति अहम, पराअहम या अति अहम कहा जाता है। ठीक है। तो क्या इदम, अहम, अति अहम, ये पर्सनालिटी के 3 पार्ट फ्राइड ने बताए। आईडी, ईगो, सुपर ईगो। ठीक है। तो क्या क्रम हो जाएगा? इदम, ईगो, सुपर ईगो। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर। फ्राइड ने मन के भी 3 पार्ट बताए, व्यक्तित्व के 3 पार्ट बताए, मन के भी 3 पार्ट बताए। फ्राइड ने मन के भी 3 पार्ट बताए। कौन कौन से? चेतन यानी कि कॉन्शियस माइंड, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। कौन कौन से? अर्धचेतन और अचेतन। 3 पार्ट, मन के भी 3 पार्ट बताए। राइट। चेतन क्या होता है? यह मस्तिष्क से जागृत अवस्था होती है। क्या होता है चेतन? यह जो होती है मस्तिष्क से जागृत अवस्था होती है, यानी कि कॉन्शियस माइंड जो होता है इसमें ये वास्तविकता से रिलेटेड होता है। यानी कि किसी भी समय हमें जो सब कुछ याद रहता है ये वास्तविकता से, रियलिटी से रिलेटेड होता है। इसका संबंध वास्तविकता से होता है या मस्तिष्क से जागृत अवस्था है। राइट। नेक्स्ट। अचेतन क्या होता है? अनकॉन्शियस माइंड कटु अनुभूतियों, दुखद बातों व दमित इच्छाओं का भंडार होता है। इसमें कहता है कटु अनुभूतियों, दुखद बातों व दमित इच्छाओं का भंडार होता है। पूर्व अनुभव का भंडार। ठीक है। यह चेतन मन के ठीक विपरीत होता है। अचेतन यानी कि अनकॉन्शियस माइंड ऐसा माइंड जो होता है इसमें कोई भी बात होती है पेंडिंग जो होता है, गलत अनुभव, बुरे अनुभव जो भी होते हैं ये सब इसमें अचेतन मन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट। अर्धचेतन। अर्धचेतन क्या होता है? अर्धचेतन माइंड वो होता है जिस पर हम अगर थोड़ा सा जोर डालते हैं तो हमें वो बात याद आ जाती है। किसी प्रकार की कोई घटना होती है, मन पे हम जब जोर डालते हैं तो वो हमें याद आ जाती है। तो क्या था? चेतन व अचेतन के बीच की अवस्था होती है अर्धचेतन। याद की हुई बातों को, अनुभवों को अचानक भूल जाना, लेकिन प्रयास करने पर उन सभी बातों का याद आ जाना क्या कहलाता है? अर्धचेतन कहलाता है। राइट। नेक्स्ट देखिए, आईडी, इदम क्या होता है? आईडी जो होता है इदम जन्मजात होता है। कैसा होता है? जन्मजात होता है। इच्छाओं का भंडार ग्रह है। इदम को क्या बोलते हैं? इच्छाओं का भंडार ग्रह होता है। पशु प्रवृत्ति होती है, यानी कि जब आदमी में इदम ज़्यादा होगा तो क्या करेगा? वो पशु प्रवृत्ति, एनिमल, पशुओं की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है। मनुष्य के अंदर दानव, मनुष्य के जो अंदर है वो दानव, यानी कि वो दानव के अनुसार कार्य करेगा। ठीक है। कुसमायोजन के लिए जिम्मेदार, यानी कि वो जो वास्तविकता है उससे समायोजन करने में असमर्थ होगा।
यानी कि अगर किसी में आईडी ज़्यादा है, इदम ज़्यादा है, ठीक है, तो वो जानवर, इदम अगर ज़्यादा है तो वो जानवर की तरह व्यवहार करेगा और समायोजन नहीं कर पाएगा, कुसमायोजन करेगा होगा, ठीक है, वास्तविकता से समायोजन नहीं कर पाएगा। राइट। नेक्स्ट, ईगो। ईगो क्या होता है? ईगो चेतन मन से, 1 से 2 वर्ष, ये नहीं, ठीक है, चेतन मन से संबंध होता है। क्या होता है? ईगो जो होता है चेतन मन से संबंधित होता है। आईडी तथा सुपर ईगो के बीच संतुलन का कार्य व्यक्तित्व का कार्यपालक, ठीक है। क्या होता है? ईगो जो होता है इदम, आईडी ईगो, सुपर ईगो, आईडी ईगो, सुपर ईगो, इनके बीच जो होता है ये ब्रिज का कार्य करता है। राइट। आईडी तथा सुपर ईगो के बीच संतुलन का जो कार्य करता है वो ईगो करता है, ठीक है। मनुष्य में के अंदर मनुष्य, जब ईगो होगा, आदमी में ईगो होगा, तो वो मनुष्य के अंदर इंसान की तरह भी व्यवहार करेगा, इंसान की तरह व्यवहार करेगा और जो है वातावरण से समायोजन कर पाएगा। यानी कि ये अच्छी बात है। ईगो क्या है? अच्छी बात होना है। मनुष्य के अंदर मनुष्य यानी कि इंसान के अंदर इंसान की तरह व्यवहार करेगा, समायोजन की अवस्था है। राइट। नेक्स्ट, सुपर ईगो। जब सुपर ईगो ज़्यादा होगा, सुपर ईगो क्या है? आदर्शवादी सिद्धांत। सुपर ईगो क्या होगा? आदर्शवादी सिद्धांत, यानी कि बहुत ज़्यादा सुपर ईगो जब इसमें किसी में होगा तो वो ऐसी बात करेगा, मनुष्य के अंदर बिल्कुल देवदूत इस टाइप से व्यवहार करेगा, ठीक है। मनुष्य के अंदर बिल्कुल देवदूत, देवता वाली फीलिंग। कैसी? इसमें क्या होगी? देवता वाली फीलिंग, देवता वाली फीलिंग। जैसे चोरी करने नहीं करनी चाहिए, इसका पाप लगेगा, बिल्कुल देवता की तरह एक्टिविटी करेगा, बिल्कुल देवता की तरह एक्टिविटी करेगा। तो क्या होगा? आदर्शवादी सिद्धांत, नैतिक व आदर्शवादी बातें, मनुष्य के अंदर बिल्कुल देवदूत। राइट। इदम अहम, देखिए तो इसके बारे में थोड़ा बताते हैं। देखिए क्या है, अगर किसी में आईडी, ईगो, सुपर ईगो, 3 पार्ट बताए हैं ये फ्राइड ने, ठीक है। इदम ज़्यादा होगा, जानवर की प्रवृत्ति करेगा। ईगो अच्छी बात है, इंसान की तरह व्यवहार करेगा। सुपर ईगो बिल्कुल आदर्शवादी बातें करेगा, ठीक है। तो क्या है, इदम ज़्यादा होगा तो भी कुछ समायोजन होगा, यानी कि समायोजन नहीं कर पाएगा। ईगो अच्छी बात है, समायोजन कर लेगा। सुपर ईगो ये भी कुछ समायोजन, यानी कि इसमें भी समायोजन नहीं कर पाएगा, बिल्कुल आदर्शवादी बातें करेगा। ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा। तो क्या है, तो ईगो जो है अच्छी बात है, ईगो होना चाहिए। राइट। अब क्वेश्चन करते हैं, इदम अहम व पराअहम किस संरचना के भाग हैं? इदम अहम व पराअहम किस संरचना के भाग हैं? इदम अहम व पराअहम मन के, व्यक्तित्व के, चेतना के, रक्षात्मक मनोरचना के, किसके भाग हैं? मन के हैं, व्यक्तित्व के हैं, चेतना के हैं, रक्षात्मक। इदम अहम मैंने अभी बताया था, ये व्यक्तित्व के भाग हैं। व्यक्तित्व के 3 भाग हैं, आईडी, ईगो, सुपर ईगो, ठीक है। इदम अहम, पराअहम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्राइड के अनुसार मूल प्रवृत्ति के 2 मुख्य प्रकार हैं। फ्राइड के अनुसार मूल प्रवृत्ति के 2 मुख्य प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? 2 मुख्य प्रकार, इरोज और थैनेटोज। कौन कौन से? इरोज और थैनेटोज जो हैं मूल प्रवृत्ति के 2 मुख्य प्रकार हैं, इरोज व थैनेटोज, यानी कि जीवन प्रवृत्ति और मृत्यु प्रवृत्ति। कौन कौन सी? जीवन प्रवृत्ति और मृत्यु प्रवृत्ति 2 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्यक्तित्व का कौन सा भाग समाज के नैतिक मूल्यों और आदर्शों के आधार पर विकसित किया जाता है? देखिए, कब इंसान बिल्कुल नैतिक मूल्य और आदर्श जैसी बातें करेगा, पर विकसित किया जाता है लिबिडो, इदम, पराअहम, अहम। तो क्या हो जाएगा बच्चों? हो जाएगा पराअहम। जब सुपर ईगो ज़्यादा होगा तो बिल्कुल, मैंने अभी बताया था, जब सुपर ईगो ज़्यादा होगा तो बिल्कुल आदर्शवादी बातें करेगा, चोरी नहीं करनी है, चोरी करने पाप लगेगा, ये होगा, ये हो जाएगा। तो क्या है? पराअहम होगा। इदम अच्छी बात है,
नहीं, इदम ने अहम जो है अच्छी बात है। ईगो, इदम जानवर प्रवृत्ति करेगा व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का भाग तार्किक रूप से नियंत्रित है जो कि वास्तविकता के नियम पर आधारित है? वास्तविकता के नियम पर कौन सा आधारित है? जो रियलिटी से आधारित है, जागृत अवस्था होती है, कौन सा होता है वो? प्राहम, इदम, अहम, लिबिडो। कौन सी अच्छी बात है? तो क्या हो जाएगा? अहम। ईगो जो होता है अच्छी बात है, वास्तविकता से रिलेटेड है, यानी कि चेतन मन से रिलेटेड है ईगो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इदम का ईगो पर हावी होने की स्थिति में व्यक्तित्व होता। देखिए, इदम क्या है? ईगो होगा, अच्छी बात है। इदम होगा तो जानवर की तरह व्यवहार करेगा। तो क्या है? इदम जो होगा ईगो पर हावी होने पर की स्थिति में व्यक्ति होता है अनैतिक व असामाजिक, दबाव, दुश्चिंता, कुंठित। कैसा होगा? तो क्या होगा? अनैतिक व असामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलमारी से अमुक किताब नहीं पाते हैं और थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाते हैं, फिर याद आती है कि उस किताब को हमने अपने मित्र को दिया था। यह अवस्था है। देखिए, ऐसी कोई कंडीशन हमें याद नहीं आती है, थोड़ा जब हमने मन पे जोर डाला तो हमें याद आ गई कि यह तो हमने किसी मित्र को दी थी किताब। तो क्या है? चेतन मन से। चेतन मन बिल्कुल वास्तविकता से तुरंत याद रहती है बातें। अचेतन मन बिल्कुल याद ही नहीं रहती है, पेंडिंग में चली गई बात, ठीक है। तो क्या? अर्धचेतन मन, उसे क्या कहते हैं? अर्धचेतन मन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां व्यक्ति की आवश्यकताएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं जिनकी पूर्ति वास्तविक जगत से नहीं हो पाती, यानी कि रियलिटी से नहीं हो पाती है, संग्रहित होती हैं, उसे क्या कहते हैं? ये कहाँ एकत्रित होती हैं? ये कहाँ कहते हैं? अचेतन मन में। यानी कि ऐसी जो होते हैं जहाँ पेंडिंग में रहती हैं, बिल्कुल याद ही नहीं आती हैं, अचेतन मन से होती हैं। तो क्या उसे कहते हैं? अचेतन मन। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है और उससे चेतन के 3 स्तर हैं? किसने कहा? गुण सिद्धांत, प्रकार, व्यवहारवाद, मनोविश्लेषणात्मक। तो कौन सा है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत फ्राइड ने दिया है। चेतन मन के 3 पार्ट दिए, व्यक्तित्व के 3 पार्ट दिए, मैंने अभी बताया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब और कहाँ की गई? प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब और कहाँ की गई? 1870 में जर्मनी के लिप्जिंग स्थान पर, 1879 के अमेरिका में, 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग स्थान पर, 1987 में जर्मनी में। तो कहाँ की गई? 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग स्थान पर की गई। कहाँ की गई? जर्मनी के लिप्जिंग स्थान पर। किसने की? विलियम वुंट साहब ने। किसने की? विलियम वुंट ने। विलियम वुंट ने की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक का जनक कहा जाता है। प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक का जनक माना जाता है मैकडूगल को, विलियम जेम्स को, वाटसन को, विलियम वुंट को। तो किसे माना जाता है? विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशानुक्रम के सिद्धांत हैं मेंडल का सिद्धांत, जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत, उपार्जित गुणों के संरचना का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। उपार्जित गुणों के संरचना का सिद्धांत जो दिया था वो लैमार्क ने दिया। जिराफ का एग्जाम्पल आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। जिराफ की गर्दन धीरे धीरे ऊंचाई को पत्ते को नहीं छू पाते थे, धीरे धीरे गर्दन को पत्ते को खाने के लिए अपनी गर्दन को ऊंचा करते रहे तो उनकी गर्दन ऊंची हो गई, ये बताया था लैमार्क ने, ठीक है। मेंडल ने मटर के पौधे का प्रयोग किया था। जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत बीजमैन ने दिया। किसने दिया? बीजमैन ने दिया ये। तो वंशानुक्रम के सिद्धांत हैं, कौन से हैं? मेंडल का सिद्धांत, जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत, उपार्जित गुणों के संरचना का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। तो क्या होगा? उपरोक्त सभी जो है वंशानुक्रम के सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, किस सिद्धांत के अनुसार शरीर का निर्माण करने वाला जनन द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता? मेंडल का सिद्धांत, मटर प्रयोग किया। उपार्जित लैमार्क। जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत, तो क्या हो जाएगा बच्चों? जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया? ये बीजमैन ने दिया। जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, अभी मैंने बताया, बीजमैन। ऑप्शन ए हो जाएगा। मेंडल ने मटर के पौधे पे जिराफ का दिया था, किसने दिया था? लैमार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशानुक्रम के नियम हैं
वंशानुक्रम जो होता है, वंशानुक्रम के नियम हैं। कौन कौन से नियम है वंशानुक्रम के? समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम और उपयुक्त सभी। समानता का नियम मतलब होता है जैसे माँ बाप वैसे बच्चे, उसी की बिल्कुल समान, जैसे माँ बाप वैसे बच्चे, समानता का नियम, माँ बाप की तरह, ठीक है। भिन्नता का नियम, थोड़ा हटकर, माँ बाप से थोड़ा अलग, माता पिता से थोड़ा अलग। प्रत्यागमन का मतलब बिल्कुल अलग, माता पिता से बिल्कुल अलग, ठीक है, माता पिता से बिल्कुल अलग। तो क्या हो जाएगा? वंशानुक्रम के नियम जो हैं उपयुक्त सभी, ऑप्शन द। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। किस नियम के अनुसार बच्चे अपने, क्वेश्चन अधूरा है, किस नियम के अनुसार बच्चे अपने माता पिता के समान होते हैं? कुछ भी लिख लीजिए, अपने माता पिता के समान होते हैं तो समानता का नियम। अगर पूछे अपने माता पिता से भिन्न होते हैं, थोड़ा भिन्न होते हैं, तो भिन्नता का नियम। अपने माता पिता से बिल्कुल अलग होते हैं तो प्रत्यागमन का नियम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति का विकास किसका, व्यक्ति का जो विकास होता है वो क्या है? इनमें से किसमें से रिलेटेड होता है? वंशानुक्रम प्लस वातावरण होता है, वंशानुक्रम माइनस वातावरण होता है, उपयुक्त सभी होता है, वंशानुक्रम गुणे वातावरण बड़ा होता है। क्या होता है? डेवलपमेंट जो होता है, डेवलपमेंट जो होता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का मल्टीपल होता है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का मल्टीपल होता है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगते हैं? बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगते हैं? शैशवावस्था में। शैशवावस्था में क्या होता है? कोई बाहरी परिवर्तन नहीं होते हैं। बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। तो लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगते हैं? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। वृद्धि होती है आंतरिक, ऊपर की ओर, बाह्य, इनमें से कोई नहीं। वृद्धि कैसी होती है? आंतरिक होती है, ऊपर की ओर होती है, बाह्य होती है, बाहरी होती है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? वृद्धि जो होती है बाहरी होती है, जिसको माप सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास की सबसे जटिल व विचित्र अवस्था है, मानव विकास की सबसे जटिल व विचित्र अवस्था है, कौन सी है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था। मानव विकास की सबसे जटिल व विचित्र अवस्था है किशोरावस्था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित यानी कि जो लिखा है नीचे में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? गणित संबंधी यानी कि कैलकुलेशन, कैलकुलेशन एरर, गणना दोष जो होता है गणित से रिलेटेड होता है, ठीक है। पठन दोष डिसलेक्सिया बोलते हैं, पठन दोष जो होता है वो होता है डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया, कैलकुलिया से बोलते हैं, कैलकुलिया, ठीक है। गणना करने से रिलेटेड होता है और लिखने से डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है क्षमता निर्माण का अभाव, अभाव होगा नहीं, अभिभावकों की भागीदारी का ना होना, अलगाव, संवेदनशीलता। तो क्या है? समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है संवेदनशीलता आवश्यक है, क्षमता का निर्माण का अभाव होगा तो नहीं समावेश हो पाएगा, अभिभावकों की भागीदारी ना होना गलत, अलगाव गलत। तो क्या हो जाएगा? संवेदनशीलता जो होगा समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है, यानी कि संज्ञानात्मक जो होता है ये माइंड से रिलेटेड होता है, संज्ञान, ठीक है, ये माइंड से रिलेटेड होता है। ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो क्या होगा? मूल्यांकन तो लास्ट में ही होगा, ठीक है, मूल्यांकन तो लास्ट में ही होगा, यानी कि ये दोनों गलत हो गए, या तो पहला है या तो चौथा है, ठीक है। तो क्या ज्ञान होगा? ज्ञान पहले होगा, फिर अवबोध, अनुप्रयोग नहीं, पहले ज्ञान फिर अनुप्रयोग नहीं, पहले ज्ञान होगा, फिर अवबोध, फिर उसका अनुप्रयोग करेंगे, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर मूल्यांकन। ये क्रम बिल्कुल सही है, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? स्वेच्छाचारी, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, वांछनीय सूचनाएं देने वाला। कौन सा जो है अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? स्वेच्छाचारी। कैसे नहीं है? स्वेच्छाचारी जो है अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा या मोटिवेशन का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? मोटिवेशन का जो प्रत्याशा सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया? विक्टर ब्रूम, स्किनर, मास्लो, हर्जबर्ग। किसके द्वारा दिया गया? विक्टर ब्रूम।
विक्टर ब्रूम के द्वारा अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण क्या है? सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है प्रतिपुष्टि, योजना बनाना, शिक्षण, प्रस्तावना। तो प्रथम क्या होता है? प्रथम जो होता है क्या होता है? पहले क्या होता है? सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत क्या है? सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत का जो प्रथम पद क्या होता है? पहले योजना बनाना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत होगी। ठीक है, कहाँ से होगी? पहले हम योजना बनाएंगे, फिर उसका शिक्षण होगा, फिर उसका फीडबैक होगा। पहले योजना फिर शिक्षण फिर प्रतिपुष्टि, प्रस्तावना ये पार्ट नहीं होता है। राइट, सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम पद जो होता है योजना बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यानी कि ये जो प्रयास करेंगे और हम भूल करेंगे, बार बार गलती करेंगे, तभी हम सीख पाएंगे अच्छी तरीके से। ये किसने प्रतिपादन किया? कोहलर ने, पावलोव ने, थॉर्नडाइक ने, गेस्टाल्ट ने। किसने किया? तो किसने किया? थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं? गुणसूत्र होते हैं 46 टोटल गुणसूत्र होते हैं। अगर जोड़े में पूछे तो होंगे इसके आधे 23 जोड़े। एक जोड़े में 2 होते हैं तो 23 दूना 46, कितने होंगे? 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है कहलाती है सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति, अवदान। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो उसे कहते हैं सीखने का पठार। यानी कि इस कंडीशन में पहुंच गए, अब हमारे जो सीखने में कोई उन्नति नहीं हो रही है उसे कहते हैं सीखने का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्वलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने पर, अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। वाइगोत्स्की जो सिद्धांत दिया था, वाइगोत्स्की ने क्या कहा था? भाषा, समाज और संस्कृति को बहुत महत्व दिया। भाषा, समाज और संस्कृति यानी कि कल्चर को वाइगोत्स्की जी ने बहुत महत्व दिया। तो क्या है? वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया के द्वारा जो है बच्चे सीखते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया हल ने, थॉर्नडाइक ने, हेगार्टी ने, स्किनर ने। किसने किया? 32, क्वेश्चन नंबर 32 स्किनर ने। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत। कोहलर किससे संबंधित हैं? तो क्या है? अधिगम के सिद्धांत से जो है कोहलर संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन। यानी कि समानता वंशानुक्रम, जैसे माँ बाप, बच्चे बच्चे, थोड़े से अलग, बिल्कुल अलग। प्रत्यागमन में बिल्कुल अलग। तो कौन सा नहीं है? अभिप्रेरणा जो है वंशानुक्रम का नियम नहीं है। राइट, क्वेश्चन नंबर 35, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। पहले क्या ज्ञान होगा, बोध होगा, अनुप्रयोग होगा, विश्लेषण होगा। तो पहला क्या है? पहले ज्ञान, फिर बोध, फिर अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर मूल्यांकन। ठीक है, एक क्वेश्चन में हमने पीछे ये किया है। राइट, तो क्या हो जाएगा? न्यूनतम स्तर ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, यदि पूर्व ज्ञान या अनुभव नए प्रकार के अधिगम को सीखने में कठिनाई उत्पन्न करते हैं तो उस प्रकार का स्थानांतरण है। तो क्या है? जब मान लीजिए कोई हमारा पूर्व ज्ञान है, पहले हमारा जो ज्ञान है, अब हम नया ज्ञान को सीखते हैं तो उसमें कठिनाई होती है। तो क्या है? सकारात्मक, तो अच्छी बात है। नकारात्मक तो क्या होगा? निगेटिव। सीखने में जो है व्यवधान उत्पन्न करते हैं तो क्या कहते हैं? नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। तो क्या है? नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। जब पूर्व ज्ञान और अनुभव नए अधिगम को सीखने में सहायता करते हैं तो सकारात्मक, जो बिल्कुल नहीं करते तो शून्य। यानी कि पूर्व ज्ञान जो है हमारे ज्ञान पर बिल्कुल कुछ फर्क न डाले, बिल्कुल फर्क न डाले तो शून्य है। पॉजिटिव डाले यानी कि पूर्व ज्ञान से
हम पूर्व ज्ञान के द्वारा हमारे नए ज्ञान में बढ़ोतरी होती है तो सकारात्मक, जब नेगेटिव होता है यानी कि हमें सीखने में कठिनाई होती है तो उसे नकारात्मक। तो क्या हो जाएगा? नकारात्मक। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। अधिगम स्थानांतरण का द्वित सिद्धांत दिया। अधिगम स्थानांतरण का जो है द्वित सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने, जड़ ने, स्पीयरमैन ने, लैमार्क ने। किसने दिया? तो दिया है स्पीयरमैन ने। अधिगम स्थानांतरण का द्वित सिद्धांत दिया है स्पीयरमैन ने। स्पीयर ने जनरल जी फैक्टर और एस फैक्टर, जी फैक्टर और एस फैक्टर, स्पीयरमैन ने जी फैक्टर और एस फैक्टर, ठीक है। जी से मतलब जनरल, एस से स्पेसिफिक, विशिष्ट, द्वैत सिद्धांत दिया स्पीयरमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान तत्वों का सिद्धांत दिया। समान बिने ने, टर्मन ने, स्टर्न ने, थॉर्नडाइक ने। किसने दिया? समान तत्वों का सिद्धांत दिया। थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर मेथड, भूल एवं अभ्यास, थॉर्नडाइक ने। बिने ने, टर्मन ने, स्टर्न ने, थॉर्नडाइक। तो क्या हो जाएगा 38? समान तत्वों का सिद्धांत दिया थॉर्नडाइक ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। यानी कि एक ऐसी कंडीशन है जो हमने ज्ञान अर्जित किया वो दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। क्या कहलाता है? स्मृति में स्थानांतरण, अभिप्रेरणा, अधिगम में स्थानांतरण, उपयुक्त सभी। तो क्या कहलाता है? अधिगम में स्थानांतरण। जब एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है अधिगम में स्थानांतरण, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, सहपाठियों से प्रतियोगिता, अर्थपूर्ण संबंध, माता पिता की ओर दबाव। यानी कि कौन सा जो कारक है अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए रहेगा। सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि चैनल पे पहली बार आए तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं और आपको प्रॉपर उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।